हेलो एवरीवन, मैं सेल्फ आशुतोष शर्मा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का हमारा पहला लेक्चर है अंडर द रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। आज के लेक्चर्स में हम क्या सीखने वाले हैं? हम सीखेंगे आज मीनिंग। ठीक है, आज के पहले लेक्चर्स में हम लोग सीखने वाले हैं मीनिंग। सेक्शन 55 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स किस तरीके से किया जाता है, कौन से टर्म्स है जिसको आपको याद रखने की जरूरत है, क्योंकि आज के पहले लेक्चर्स में मैं पूरे बेसिक कॉन्सेप्ट को कवर करूंगा। उसके बाद जाके लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4 से वीडियोस आएंगे। जब तक आप पहले लेक्चर्स मतलब आज का अभी का लेक्चर आपने नहीं देखा रहेगा तो आपके आगे के कॉन्सेप्ट सब मिसमैच हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि नहीं समझ में आएगा, लेकिन जो बेसिक से समझ में आना चाहिए वो आपको आगे जाके नहीं समझेगा। तो इसके लिए आज का लेक्चर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेक्चर 1। ठीक है, तो हम लोग देखने वाले मीनिंग आज के लेक्चर्स में। सेक्शन 55 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 क्या होता है, ऐसे कौन से टर्म्स हैं जो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स के लिए यूज किए गए हैं, रिडम्पशन का मीनिंग क्या होता है, हर एक चीज का कॉन्सेप्ट। ठीक है, CRR जिसका फुल फॉर्म होता है कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, ये भी हम लोग कवर करेंगे आज के लेक्चर्स में। फिर जनरल एंट्रीज, अब यहाँ पे पूरे चैप्टर्स में जनरल एंट्रीज इंपॉर्टेंट है, जनरल एंट्रीज। ठीक है, जनरल एंट्रीज को दो तरीके, यार सर फिर से जनरल एंट्री आ गया, फिर मगजमारी पालो, फिर जनरल एंट्री लिखो, याद करो। इससे अच्छा एक काम करो, देखो आपको ट्रिक्स बताऊंगा आज के लेक्चर्स में। एक ऐसा डायग्राम बताऊंगा जिससे आपको जनरल एंट्रीज तुरंत का तुरंत याद हो जाए। मतलब जनरल एंट्री बनाने की कोशिश कर लो, आपको सिंपल हो जाएगा। जनरल एंट्रीज कितने होंगे वो भी मैं आपको बता दूंगा एज पर द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो डायग्राम इंपॉर्टेंट है, मार्क्स तो नहीं है लेकिन डायग्राम इंपॉर्टेंट है आपको जनरल एंट्रीज बिल्ड करने के लिए। एक पैटर्न है, ठीक है, तो भी हम लोग देखेंगे। उसके बाद एक छोटा मोटा क्वेश्चंस लेंगे, स्मॉल प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को यूज करेंगे सॉल्व करने के लिए रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स के लिए। ओके गाइस, ठीक है, तो लेक्चर्स में बने रहो। हम लोग देखते हैं आज का लेक्चर्स, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। सबसे पहले तो ये देख लो कि शेयर्स होता क्या है। शेयर्स के दो कैटेगरी जितना आप लोग जानते हो अभी तक। शेयर्स बेसिकली कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के, आपको पता ही होगा। कौन से शेयर्स? हम लोग बोलते हैं एक को इक्विटी बोलते हैं, दूसरों को क्या बोलते हैं? प्रेफरेंस। ठीक है, प्रेफरेंस एक को बोलते हैं इक्विटी, एक को बोलते हैं प्रेफरेंस। दोनों में क्या फर्क है? सर वही पहले जैसा कॉन्सेप्ट, फिर वही इक्विटी, फिर वही प्रेफरेंस, फिर वही इक्विटी, फिर वही प्रेफरेंस। ठीक है, ये आपको बार बार समझ में आना है, मतलब बार बार रिपीटेशन हो रहा है, लेकिन इसके कुछ महत्व इंपॉर्टेंस है जिसको आपको याद रखनी है। कितने शेयर्स होते हैं? शेयर्स के दो कैटेगरी, इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। कितने कैटेगरी होते हैं? इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर्स। दोनों में क्या होता है? दोनों में शेयर्स होता है। ये है क्या एक्चुअली? ये सबसे ज्यादा मेन सोर्स ऑफ फाइनेंस है। अच्छा, कहां पे यूज होता है ये कॉर्पोरेट सेक्टर्स में यूज होता है। कॉर्पोरेट का सबसे जाना माना और सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फाइनेंस, जिसके थ्रू कंपनी में पैसा आता है। उस पैसे से कंपनी अपने शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स या लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट्स को पूरा करती है। ठीक है, तो ये इतने इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फाइनेंस है जिनको कंपनी अपने शेयर्स दे करके उनसे क्या लेती है? फंड्स लेती है और कंपनी के फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करती है। अब ये एक्चुअली है क्या? कंपनी अपने पूरे कैपिटल्स को कन्वर्ट करती है, जिसमें आपने नाम सुना रहेगा टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल्स में। ठीक है, जिसमें आपको अलग अलग मिला रहेगा, ऑथोराइज, इशूड, सब्सक्राइब, कॉल्ड अप, पेड अप, ऐसे शेयर्स। तो कंपनी अपने शेयर्स के दो कैटेगरी रखती है, इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स। लो भाई लो, कंपनी के शेयर्स लो। अगर आपको मालिकाना बनना है, मतलब आपको ओनर बनना है, तो आपको कौन से शेयर्स लेने होंगे? आपको इक्विटी लेना है। नहीं भाई, हमको ओनर्स नहीं चाहिए, हमको रिस्क नहीं चाहिए, ये सर क्या बात हो गई? यस, क्योंकि ओनर सबसे ज्यादा क्या लेता है? ओनर सबसे ज्यादा रिस्क, मतलब ज्यादा रिस्क ज्यादा रिवॉर्ड। तो आपको अगर बोला जाए कि आप 10 लाख रुपया लगाओ कंपनी में, शेयर्स ले लो, और आपका पैसे की गारंटी नहीं, कंपनी डूब गई तो आपका पैसा डूब गया, ऐसा हो सकता है, तो आप क्या करोगे? नहीं भाई, इसमें बहुत रिस्क है, तो हम क्या करेंगे? हम 10 लाख तो देंगे, लेकिन हम रिस्क नहीं लेना चाहते। छोड़ो ना, मालिक किसको बनना है? हमको मालिक नहीं बनना है, हमको रिटर्न चाहिए, स्टडी इनकम चाहिए, बस और कुछ नहीं है। हमको हमारा पैसा वापस चाहिए। मुझे 10 लाख रुपया इन्वेस्ट भी करना है, मुझे इनकम भी आता रहे, लेकिन मुझे रिस्क नहीं चाहिए। मैं शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे किसी तरह का कोई रिस्क और किसी तरह का मालिकाना हक नहीं चाहिए। तो आप यस, आपके पास कौन सा ऑप्शन है? आपके पास प्रेफरेंस का ऑप्शन है। ठीक है, दोनों कैटेगरी में आपको क्या जा रहा है? आपके दोनों कैटेगरी में कंपनी के पास से शेयर्स आएंगे आपके पास। ठीक है, इफ यू वांट रियल ओनरशिप, एंजॉय द ओनरशिप लेवल ऑफ द कंपनी, you can purchase the equity, otherwise you can purchase the preference। मतलब क्या है? प्रेफरेंस और इक्विटीज में दोनों में अंतर क्या है? तो इक्विटी और प्रेफरेंस में दोनों में फर्क क्या है, दोनों में अंतर क्या है? देखो, एक में आपको रियल ओनरशिप एंजॉय करने को मिलेगा और एक में आपको सिर्फ और सिर्फ शेयर्स मिलेंगे, ओनरशिप एंजॉय करने को नहीं मिलेगा। मतलब पैसा लगाया तो कंपनी मेरे बाप का हो गया, ऐसा नहीं है। हाँ, इसमें लगाओगे तो कंपनी हो सकता है आपका हो जाए, फिर आपकी बात हो सकता है कि आपका आने वाला जो
सन हो या डॉटर हो, बोल सकती है पैसा मेरे बाप का है, कंपनी मेरे बाप की, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। बट इफ यू डोंट वांट टू टेक द रिस्क, इफ यू वांट टू सेफेस्ट इन्वेस्ट योर कैपिटल, देन यू हैव टू इन्वेस्ट इन प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है। अब मतलब का नाम ही समझ लो, प्रेफरेंस, ठीक है। प्रेफरेंस का मतलब होता है द फर्स्ट प्रायोरिटी। प्रायोरिटी मिलना चाहिए भाई, प्रायोरिटी मिलना चाहिए। किसके लिए प्रायोरिटी मिलना चाहिए? किससे पहले प्रायोरिटी मिलना चाहिए? ये तो बन गया ओनर। अब ये ओनर अपने कंपनी का पैसा सबसे लास्ट में लेगा। मतलब अगर कंपनी कभी नुकसान में जा रही है, कंपनी कोई प्रॉफिट कमा रही है, कंपनी बहुत हाई प्रोफाइल प्रॉफिट कमा रही है, कुछ भी हो, एनी काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, कंपनी में अगर कुछ लेन देन का बात हो या कंपनी में सेटलमेंट करने का बात हो, तो फर्स्ट प्रायोरिटी किसको मिलेगा? अब यहां पे बात आती है प्रायोरिटी, कंपनी में सबसे पहला किसको मिलेगा? तो ये एक फीचर्स जाता है किसको? प्रेफरेंस को। इसीलिए उसको बोलते हैं फर्स्ट प्रायोरिटी। मतलब अगर कंपनी कभी बंद हो रही है, आपका लगाया हुआ 10 लाख, आपका लगाया हुआ कंपनी में 10 लाख, सबसे पहला आपको मिलेगा, इसकी गारंटी ये होती है प्रेफरेंस। उसी को उसको बोलते हैं प्रायोरिटी। रिडीम द फर्स्ट प्रायोरिटी। इक्विटी तो बाद में लो, तो कंपनी का मालिक है तो बाद में देखने का, पहले मेरे को मेरा पैसा मिलना चाहिए, दैट इज द प्रायोरिटी, ठीक है। प्रेफरेंस बोलते हैं उसको। कुछ दो चीजों की वजह से हम समझ सकते हैं कि कंपनी को फर्स्ट प्रायोरिटी प्रेफरेंस को देनी पड़ती है। नाम ही प्रेफरेंस है तो उसको प्रायोरिटी पहले मिलेगा। कैसे? कंपनी में प्रॉफिट हो गया, ठीक है। कंपनी में जब कभी प्रॉफिट होगा तो कंपनी डिविडेंड निकालती है डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। आप लोगों ने बहुत सारे फीचर्स देखे होंगे इक्विटीज के, फिक्स रेट, सॉरी फ्लक्चुएट रेट ऑफ डिविडेंड, इसको फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड, इसको बाद में उसको वैसा फ्लक्चुएट, सर अपने बहुत सारे देखे रहेंगे फीचर्स, वो मैं यहाँ पे डिस्कशन नहीं करूंगा। हमारा प्रैक्टिकल है, तो आप बोलोगे सर कितना प्रवचन देना स्टार्ट कर दिया। मैं थोड़ा थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट, ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट। कंपनी में जब कभी हाई प्रोफाइल प्रॉफिट होता है तो उस प्रॉफिट को कंपनी सोचती है डिविडेंड बांट के इन्वेस्टर्स को खुश करते हैं। तो डिविडेंड बांट के जब इन्वेस्टर्स को खुश करने की बात आती है तो देखते हैं अरे अरे हमारे पास तो दो लोग हैं, इक्विटी और प्रेफरेंस, नाउ पहला किसको देने का? फर्स्ट किसको? टैक्स वगैरह सब हटा के, टैक्स वगैरह सब डिडक्ट करने के बाद जो बचा कुचा प्रॉफिट है, जिसको हम लोग बोलते हैं अमाउंट अवेलेबल टू शेयर होल्डर, अमाउंट या फिर प्रॉफिट अवेलेबल टू शेयर होल्डर। यहां पे फिर नाम आ गया शेयर होल्डर्स का, मतलब कितने शेयर होल्डर्स? दो शेयर होल्डर, इक्विटी एंड प्रेफरेंस। अब जो बचा कुचा प्रॉफिट्स है उसमें से डिविडेंड किसको देने का? दो है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी किसको? इसको जाएगा ना, क्योंकि ये क्या है? प्रेफरेंस, इसके लिए उसको बोला गया है प्रेफरेंस। द फर्स्ट प्रायोरिटी, पहले प्रेफरेंस को मिलेगा, फिर कुछ बच जाता है, देन इक्विटी शेयर विल गेट द डिविडेंड। इसके लिए इक्विटी को फ्लक्चुएट रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है, उसको डिविडेंड कभी भी फिक्स नहीं मिलता है। तो फिक्स किसको मिलता है? प्रेफरेंस को। तो एक ये फीचर्स हो गया कि इक्विटी को फ्लक्चुएट रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है और प्रेफरेंस को फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है, ठीक है। अब बात आती है कंपनी के लिक्विडेशन पे। कंपनी अगर बंद होती है तो क्या होता है? जब कंपनी लिक्विडेट होती है, जब कंपनी को बंद होने के कगार पे आती है, तो कंपनी जब इतना पूरा असेट वगैरह सब कुछ बेच करके जो पैसा बचता है, तो उस पैसा बचने के बाद जो आप लोगों ने पढ़ा रहेगा पीसमेंट डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें कंपनी सबसे पहले आउटसाइडर्स का पैसा देती है जो फिक्स रहते हैं, ठीक है, सिक्योर्ड लोन, बैंक को उसका पैसा दे दिया, प्रेफरेंस मतलब जो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स उनको उनका पैसा दे दिया, मतलब सबका पैसा बांटने के बाद फिर भी कुछ पैसा बचा है। तो एक बात था कि प्रॉफिट अवेलेबल, अब बात आता है कि अमाउंट अवेलेबल टू शेयर होल्डर। अब उस अमाउंट का क्या करें? फिर देखा जाए कि भाई अभी तो सबका पैसा दे दिया है, फिर कुछ पैसा बचा है, अब उस पैसे से किसको देना है? तो वो पैसे का नाम होता है अमाउंट अवेलेबल टू शेयर होल्डर्स। फिर आ जाता है भाई दो नाम है, इक्विटी और प्रेफरेंस। तो मालिक है तो बाद में ले, तेरा रोल बाद में, तो किसको मिलेगा? प्रेफरेंस को मिलेगा। तो एनी काइंड्स ऑफ डिविडेंड और कैपिटल रिडम्पशन सबसे पहला प्रायोरिटी किसको मिलता है? प्रेफरेंस शेयर्स को। इसके लिए उसका नाम बोला गया है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। द फर्स्ट प्रायोरिटी टू पे द कैपिटल और डिविडेंड बिफोर टू इक्विटी शेयर। मतलब इक्विटी शेयर्स को देने से पहले आपको किसको देना पड़ेगा? प्रेफरेंस को। तो यही हमारा चैप्टर्स है, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है। अब रिडम्पशन का मतलब क्या होता है? पे करना है। पे करना है क्या?
पैसा देना है और अपना शेयर्स वापस लेना है। अब कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो कि हम कंपनी है, हमारे पास किसी ने पैसा रखा हुआ था 10 साल, 15 साल, 20 साल। बेसिकली आप यह सोचो कि प्रेफरेंस शेयर्स ये दोनों भी लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस है, लॉन्ग टर्म सोर्स। ये जो कैपिटल है, इक्विटी का कैपिटल कंपनी के बंद होने तक रहता है। मतलब आप कंपनी जब तक चल रही है तब तक आप कंपनी में पैसा लगा सकते हो, बंद हो गई तो आपको पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा उसकी गारंटी डिपेंड अपॉन द कंपनीज का फाइनेंशियल स्टेबिलिटीज के ऊपर, ठीक है। प्रेफरेंस ये भी लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस है, लेकिन इसकी जो बोलते हैं ना रिडीमेबल कैपिटल्स है, नॉन रिडीमेबल कर करके रिडीमेबल रखे हैं। मतलब इसको कंपनीज 2013 के एक्ट में इरिडीमेबल कैपिटल्स को नहीं इशू करने के लिए बोला गया है इन इंडिया में। मतलब कंपनी एक्ट 2013 ने क्या बोला है कि कोई भी कंपनी इरिडीमेबल कैपिटल्स को इशू नहीं करेगी। इरिडीमेबल मतलब क्या होता है, जब तक कंपनी है तब तक, मतलब जब तक है जान कंपनी में तब तक आपका पैसा कंपनी में रहेगा, वो सिर्फ इक्विटी का रहेगा, प्रेफरेंस का नहीं रहेगा। इसके लिए प्रेफरेंस को रिडीम्ड करना पड़ता है आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। क्लियर गाइस? मतलब एक ऐसा वक्त आता है जब प्रेफरेंस को उसका पैसा वापस करना पड़ता है और उससे अपना शेयर्स वापस लेना पड़ता है। उसी चीज को हम लोग बोलते हैं रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। मतलब प्रेफरेंस को पैसा दो, उनसे अपना शेयर्स वापस लो। तो ये कार्यकाल कितने साल का चलता है? देखो लॉन्ग टर्म का बात किया तो मोर देन 3 इयर्स, 3 साल की किसने दिया रहेगा, 5 साल किसने दिया रहेगा, 10 साल का किसने दिया रहेगा, 15 साल किसने दिया रहेगा, 20 साल। मैक्सिमम 20 साल तक ही प्रेफरेंस पैसा लगा सकते हैं, प्रेफरेंस की कैटेगरी में पैसा लगा सकते हैं। सर ऐसा क्यों? मुझे नहीं पता, ऐसा ही है एज पर द कंपनीज एक्ट। क्योंकि उससे ज्यादा साल का रखा तो हो गया सर, कंपनी के बंद होने तक कैपिटल है, ऐसा भी होने का चांसेस होता है, ठीक है। तो मैक्सिमम प्रेफरेंस शेयर्स कैन बी इन्वेस्टेड अप टू 20 इयर्स इन नॉर्मल कैटेगरी ऑफ बिजनेस। लेकिन अगर कभी बोलते ना बिल्डिंग के डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट हो, ठीक है, कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हो रहा है, कंस्ट्रक्शन साइट का प्रोजेक्ट है, तो कंस्ट्रक्शन साइट में एज पर द कंपनीज एक्ट 30 साल तक का इन्वेस्टमेंट चलता है प्रेफरेंस शेयर्स में। क्योंकि कंस्ट्रक्शन साइट को बनाने को टाइम लगता है प्लस उसमें रिडीम होने को टाइम लगता है, इसके लिए उसको 30 साल का कैटेगरी है। बाकी जनरल कैटेगरी ऑफ बिजनेस के लिए प्रेफरेंस शेयर्स में कितने समय का लिमिटेशंस है? 20 साल। मतलब 20 साल के अंदर अंदर प्रेफरेंस के द्वारा लगाया हुआ पैसा उसको सूद समेत वापस देना पड़ता है, सूद समेत। अब यहाँ पे सूद समेत का मतलब क्या होता है कि सपोज मान लो कि हम प्रेफरेंस है, हमने किसी प्रोजेक्ट में पैसा लगा दिया 10 लाख, आज 10 लाख लगाया 10 साल के लिए 10 लाख। क्या हम ये एक्सपेक्ट करें कि 10 साल के बाद भी हमें 10 लाख ही मिले? कैन वी एक्सपेक्ट दिस? नहीं ना, हमारे कैपिटल का एप्रिसिएशन होना चाहिए, राइट। वो बात की बात है कि उसमें कितने टर्म्स के अलग अलग रिडम्पशन मेथड्स होते हैं, पार क्या होता है, प्रीमियम क्या होता है, डिस्काउंट, उस सब बात को बताऊंगा मैं। पहले ये सोचो कि अगर हमने आज 10 लाख रुपया लगाया 10 साल के लिए, तो हम क्या 10 साल के बाद 10 लाख ही एक्सपेक्ट करेंगे कंपनी से कि वो मुझे 10 लाख ही दे? नहीं ना। तो हम अपने कैपिटल्स में थोड़ा एप्रिसिएशन चाहते हैं कि भाई मेरा लगाया हुआ पैसा कम से कम कुछ तो बढ़े, तो मुझे बढ़ करके रिटर्न मिले, तो मेरा प्रॉफिट होगा तभी तो मैं पैसा लगाऊंगा, राइट। ये सोचता है कंपनी वाले, मतलब इन्वेस्टर्स ये सोचते हैं। तो जब कभी रिडीम का बात आता है तो कंपनी आफ्टर सर्टेन अमाउंट के साथ कुछ एक्स्ट्रा पैसा भी पे करती है, तो उसी एक्स्ट्रा पैसा को हम लोग बोलते हैं प्रीमियम। नहीं दिया तो पार, दिया तो प्रीमियम। वो भी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा अभी धीरे में, ठीक है। तो हमने क्या देखा, प्रेफरेंस का मीनिंग, रिडम्पशन का मीनिंग क्या होता है कि आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम या आफ्टर द जो टाइम पीरियड दिया हुआ है प्रेफरेंस का, उसके बाद जो उसको पैसा देना पड़ता है उसी को बोलते हैं रिडम्पशन। द कंपनी रिडीम इट्स प्रेफरेंस शेयर्स एंड बाय बैक आवर इक्विटी, मतलब अपना शेयर्स वापस लेती है। अब यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट है, इक्विटी, प्रेफरेंस। दोनों चीजों में कंपनी अपना शेयर्स वापस लेती है। अगर इक्विटी से वापस लेगी तो उसको बोलते हैं बाय बैक, ये चैप्टर्स ऑलरेडी है यूट्यूब पे मेरे। और अगर प्रेफरेंस से लेगी तो उसका नाम होता है रिडम्पशन। है एक ही चीज, है एक ही चीज। अगर इक्विटी से अपना शेयर्स वापस लिया तो चैप्टर का नाम बन जाता है और कॉन्सेप्ट बन जाता है बाय बैक ऑफ इक्विटी शेयर्स, मतलब पैसा दे के अपना शेयर्स वापस लिया। अगर प्रेफरेंस से देना हो या प्रेफरेंस से अपना शेयर्स वापस लेना हो तो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। कॉन्सेप्ट एक ही है, 99.9% कॉन्सेप्ट एक ही है, दोनों के जनरल इंटरेस्ट एक ही है, खाली नाम चेंजेस है, बस थोड़ा बहुत लॉजिकली और थोड़ा बहुत एज पर द सेक्शंस के हिसाब से रूल्स थोड़ा चेंज हो जाते हैं, ठीक है। और रूल चेंज हो जाते हैं, बाकी 99 कॉन्सेप्ट सेम है। क्लियर है?
इक्विटी से वापस लिया तो बाय बैक, प्रेफरेंस से अपना शेयर वापस लिया तो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस। दोनों कैटेगरी में शेयर होल्डर्स को उनका पैसा वापस करना पड़ता है और कंपनी के द्वारा दिया गया शेयर वापस लेना पड़ता है। ठीक है, अब पूरे चैप्टर्स में हमें करना क्या है, रिडीम रिडीम रिडीम, पे पे पे, पार प्रीमियम डिस्काउंट। डिस्काउंट कैटेगरी बहुत कम है, क्योंकि कोई भी इन्वेस्टर्स को ऐसा नहीं लगता कि मेरा दिया हुआ पैसा मुझे कम में वापस मिले। मतलब मैं 10 लाख लगाया हूं तो मुझे 10 साल के बाद मुझे 9 लाख मिले, ऐसा लगता है क्या? नहीं, उस कैटेगरी को बोलते हैं डिस्काउंट कैटेगरी। ठीक है, हाँ, ऐसा नहीं बोल सकते कि आपको डिस्काउंट में रिडीम नहीं कर सकते, हो सकता है, बहुत ही रेयर चांसेस में हो सकता है कि कंपनी आपका पैसा डिस्काउंट में आपको वापस करे। हो सकता है कंपनी लॉस मेकिंग हो, तो आप बोलोगे यार जाने दे, छोड़, इतना आ रहा है, फाइनल सेटलमेंट करते, तेल लेने गया, छोड़ो, नसीब में ही है तो क्या क्या करेगा आगे। क्लियर है? तो बहुत रेयर केस होता है कि डिस्काउंट में होने का चांसेस होता है, अदरवाइज पार और प्रीमियम जितना लगाए कम से कम उतना तो मिल जाए, दैट मीन्स पार, या जितना लगाए उससे ज्यादा मिले तो प्रीमियम। मतलब अब आप कंपनी पॉइंट ऑफ से सोचो कि आपको अगर इन्वेस्टर्स को ज्यादा देना पड़ा तो प्रीमियम में देना पड़ेगा, बराबर देना पड़ा तो पार, कम देना पड़ा तो डिस्काउंट। अब ये दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे हम लोग। ठीक है, तो मीनिंग हो गया प्रेफरेंस का। हमने प्रेफरेंस में देखा कि दो टाइप्स के होते हैं, शेयर्स वगैरह देखा। सेक्शन 55 को मैं आपको डायग्राम के साथ एक्सप्लेन करूंगा। सी आ रहा, जर्नल एंट्रीज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे भी देखते रहोगे, रिडम्पशंस का मीनिंग, पूरे नोट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिले हुए हैं, जो डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स है उसे आप रिफर करो। देखो बहुत सारे इन डिटेल्स कॉन्सेप्ट उसके अंदर लिखे हुए हैं, इन सिंपल सिंपल। ठीक है, चलो देखते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिडम्पशन। मीनिंग तो बहुत सारी चीज हो गया, मीनिंग ऑफ रिडम्पशन देखते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिडम्पशन? एज पर द स्क्रीन आपको दिखता रहेगा, द टर्म रिडम्पशन इन कॉर्पोरेट सेक्टर्स फाइनेंस refers to process by which a company repay the amount originally invested by the preference shareholder। जितने भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ने पैसा लगाया उनका पैसा ओरिजिनली टर्म पे रिटर्न करना है। ठीक है, रिडम्पशन इज नॉट वॉलंटरी पेमेंट, इट इज अ लीगल ऑब्लिगेशन फॉर द कंपनीज दैट इश्यू रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का उसका पैसा ही वापस करना पड़ता है, ये कोई वॉलंटरी नहीं है कि आपको करना तो करो। इट इज अ लीगल ऑब्लिगेशन एज पर द कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से। अगर आपकी कंपनी में प्रेफरेंशियल्स का पैसा दिया हुआ है तो 20 साल के अंदर अंदर उसका पैसा उसको वापस करना है, और वो प्रेफरेंशियल का नाम होता है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, When a company redeem the preference share, it is essentially returning the capital। जब कभी कंपनी अपना कंपनी का प्रेफरेंस शेयर रिडीम्ड करती है तो इसका मतलब वो कंपनी के कैपिटल को कम कर रही है। मतलब कंपनी का प्रेफरेंस पैसा दिया, कंपनी का कैपिटल कम, तो इससे एक चीज होता है, कंपनी को लॉस हो रहा है। लॉस कौन सा होगा? रेवेन्यू लॉस होगा कि कैपिटल लॉस होगा? देखो रेवेन्यू का कोई लेना देना नहीं है, हमारा डेली बाय डेली बेसिस का तो ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो ये कौन सा लॉस होता है? कैपिटल लॉस होता है। मतलब जब कभी कंपनी का कैपिटल कम होता है, प्रेफरेंस रिडीम्ड होती है, तो प्रेफरेंस का जो होने वाला लॉस होता है उसको हम लोग कैपिटल लॉस बोलते हैं। ठीक है, ये चीजें याद रखो। तो रिडम्पशन का मतलब तो पता चल गया ना। अभी देखते हैं मोड ऑफ रिडम्पशन। मोड ऑफ रिडम्पशन कि कंपनी किस तरह से रिडम्पशन करेगी। ठीक है, तीन याद रखो, एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। पूरा का पूरा खेल फेस वैल्यू के हिसाब से, फेस वैल्यू। ठीक है, मान लेते हैं 1000 प्रेफरेंस शेयर्स एट द रेट 100 ईच के हिसाब से आपने इन्वेस्ट किया। अब बात आती है रिडम्पशन का। अगर आपको उसी 100 रुपए के हिसाब से आपको कंपनी पे कर रही है तो आपको क्या लगता है, आपको कोई एक्स्ट्रा पैसा मिल रहा है? आपका 100 रुपए के हिसाब से लगाया हुआ पैसा आपको 100 रुपए के हिसाब से ही वापस मिल रहा है। इसमें आपके क्या कमाया? जीरो, नो प्रॉफिट, नो लॉस। तो इस कैटेगरी को हम बोलते हैं एट पार, जहां पे ना कंपनी का कुछ एक्स्ट्रा पैसा गया, कुछ भी नहीं गया। मतलब जितने के हिसाब से इन्वेस्टर्स ने पैसा लगाया था 100 रुपए के हिसाब से, उसी इन्वेस्टर्स को 100 रुपए के हिसाब से उसको वापस किया। नो एक्स्ट्रा विल बी गिवन। ठीक है, इक्वल कैटेगरी। अब ज्यादातर यहां पे एट प्रीमियम 100 रुपए के हिसाब से पैसा लगाया था,
कंपनी रिडीम करने के टाइम पे बोल रही है 110 रुपए के हिसाब से हम रिडीम करेंगे। कंपनी डिसाइड कर रही है टू रिडीम 110 रुपए के हिसाब से। अब ये सोचो कि आपने 1000 शेयर 100 रुपए के हिसाब से लगाया था, 1 लाख। अब आपको कंपनी क्या बोल रही है, 110 रुपए के हिसाब से पैसा मिलेगा। अच्छी बात है ना, 110 रुपए के हिसाब से मिलेगा मतलब 1,10,000। चलो कुछ तो मिला एक्स्ट्रा। जहां पे आपका एक्स्ट्रा का कैटेगरी हो रहा है तो आप ये देखोगे कि आपका कितना एक्स्ट्रा हो रहा है, 10 रुपए के हिसाब से एक्स्ट्रा हो रहा है ना, इसी को बोलते हैं प्रीमियम। कंपनी रिडीम्ड इट कैपिटल और रिडीम इट्स कैपिटल एट प्रीमियम। ठीक है, मतलब जब भी कभी फेस वैल्यू से उसका पैसा ज्यादा में रिडीम्ड होगा उसको बोलेंगे प्रीमियम। ठीक है, ये कैटेगरी होता है क्या? नहीं सर ऐसा तो नहीं होता है, होता है लेकिन बहुत सारे सिचुएशंस देखने के बाद होते हैं। ठीक है, हो सकता है कंपनी बहुत लॉस मेकिंग चल रही है, कंपनी के पास इतनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है कि वो पैसा मतलब रन कर पा रही है, तो मुश्किल से मुश्किल वो देने का कोशिश कर रही है, तो ठीक है, तो इंडिया के ज्यादातर इन्वेस्टर ला भाई कुछ तो ला दे दे चलो, तो कंपनी 90 रुपए के हिसाब से पे करने को बोल रही है। कैटेगरी सेम है, इस कैटेगरी में 10 100 था तो 100 के हिसाब से, इस कैटेगरी में 100 था तो 110, और उस कैटेगरी में 100 था तो 90 रुपए के हिसाब से। मतलब यहाँ पे 10 रुपए के लॉस के हिसाब से इन्वेस्टर्स को पैसा मिल रहा है। ठीक है, अब ये प्रॉफिट तो होता है किसको, कंपनी को, क्योंकि कंपनी 10 रुपए बचा करके पैसा दे रही है। यहाँ पे कंपनी को लॉस हो रहा है और यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे कंपनी को कुछ भी नहीं हो रहा है, यहाँ पे कंपनी का 10 रुपए का लॉस हो रहा है क्योंकि उसका पैसा जा रहा है एक्स्ट्रा। यहाँ पे कंपनी को 10 रुपए कम देना पड़ रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे कंपनी का 10 रुपए बच रहा है, इसके लिए यहाँ पे कंपनी को प्रॉफिट है, यहाँ पे कंपनी को लॉस है। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी नहीं। लेकिन अगर इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यहाँ पे इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्टर को 10 रुपए का फायदा है और यहाँ पे इन्वेस्टर को 10 रुपए का नुकसान है, तो किसी का नुकसान किसी का फायदा चलता रहता है। तो दिस इज द मोड ऑफ रिडम्पशन। 3 मोड, फेस वैल्यू के बराबर का रिडीम्ड हुआ तो एट पार, फेस वैल्यू से ज्यादा रिडीम्ड हुआ तो एट प्रीमियम, फेस वैल्यू से कम रिडीम्ड हुआ तो एट डिस्काउंट। ठीक है, सेक्शन 55 ऑफ द कंपनीज एक्ट में आप लोगों को डायग्राम के हिसाब से बताऊंगा, उसमें कौन से चीजों को याद रखने की जरूरत है। नाउ उसी पे आ जाते हैं डायरेक्टली। दिस इज द मेन सेक्शन 55। तो ये हो गया अपना रिडम्पशन का कैटेगरी। आपको बोला था कि अभी हमें जनरल एंट्री देखना है, दो ही चॉइस है, या तो आप जनरल एंट्रीज को क्या करो, याद करो, या तो आप जनरल एंट्रीज को बनाना सीखो। जैसे आपको बोला तो मैं एक डायग्राम बताऊंगा जिसके हिसाब से आपको चीजों को याद रखनी है। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस प्रीमियम इज इक्वल टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के नीचे एक लाइन मार देने का, 2 पार्ट में डिवाइड कर देने का, एक का नाम आता है FI, एक का नाम आता है CRR। प्रीमियम के नीचे लाइन मार के इसको बताने का, याद करके दिलाने का, भाई अगर तू है तो मैं हूं, तू है तो मैं हूं, अदरवाइज नहीं। और प्रेफरेंस शेयर होल्डर के नीचे भी टू बैंक, तू है तो मैं डेफिनेटली हूं। ये डायग्राम कुछ इस तरह से आपको सिंपल दिखता रहेगा, जिसमें आपका सेक्शन 55 पूरा कवर हो जाएगा। ठीक है, और कुछ बचा कुछ रहेगा तो आपको बाद में बता दूंगा मैं। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस प्रीमियम इज इक्वल टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। जनरल एंट्रीज, पहली जनरल एंट्रीज, जब कभी कंपनी अपने कैपिटल को रिडीम करती है तो पहले ये सोचती है कि कितना रिटर्न करना है, बजाय ये सोचने के कि पैसा कितना आएगा। कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है, बहुत लोग आपको ये सिखाते रहेंगे पैसा, पहले पैसा जमा करो, असेट बेचो, ये बेचो, नया लो बना लो, सब कुछ लेके पहले पैसा देखो, उसके बाद रिडम्पशन के ऊपर जाओ। लेकिन मैं बोलता हूँ पहले रिडम्पशन देखो, फर्स्ट लुक आउट द रिडम्पशन अमाउंट, पहले आप रिडम्पशन अमाउंट को देखो कि रिडम्पशन अमाउंट कितना, उसके बाद आप डिसाइड करो कि वो फ्रेश इशू होने वाला है या फिर असेट बेचने हैं, एंड ऑल दैट कैटेगरी। पहले ये देखते हैं कि हमारा फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स कितनी है, ना कि हम पहले सीधा बेचना स्टार्ट करें या फिर इशू करना स्टार्ट करें वगैरह वगैरह। वो किसी किसी कंपनी के प्रोस्पेक्टस में होता रहेगा कि पहले इशू करते हैं बाद में रिडम्पशन का देखते हैं। ठीक है, बट एज पर द लॉजिकली अगर हम बात करें, नॉट लीगल प्रोविजन के हिसाब से, लॉजिकली हम बात करें तो पहला होता है रिडम्पशन। पहला क्या होता है, रिडम्पशन, यही आपकी पहली एंट्री है, रिडम्पशन। अब मैंने आपको रिडम्पशन के 3 कॉन्सेप्ट बताए थे। रिडम्पशन किसमें, रिडम्पशन एट पार,
रिडम्पशन एट प्रीमियम और रिडम्पशन एट डिस्काउंट। छोड़ दो, डिस्काउंट का नहीं रखते हैं। चलो अगर रखना ही है तो ले लेते हैं, जो ज्यादा बेसिकली नहीं होता है। बता दिया तो बता दिया। तो पहला एंट्री बनता है हमारा रिडम्पशन, रिडम्पशन एट पार, रिडम्पशन एट प्रीमियम, रिडम्पशन एट डिस्काउंट। ऊपर का डायग्राम इसको यूज करो और एंट्री बिल्ड करो। जनरल एंट्री, पहला रिडम्पशन का एंट्री, अगर आप लोग देखते रहोगे तो आपके नोट्स में भी मिल जाएगा, ठीक है। रिडम्पशन एट पार, चलो एट पार की एंट्री देखते हैं हम लोग। तो ऊपर का डायग्राम यूज करो और एट पार की एंट्री बनाने की कोशिश करो। अब एट पार बोला है मतलब जिसमें कैपिटल तो होगा, प्रीमियम का बात ही नहीं है, टोटल किसको देना है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, ठीक है। डायग्राम समझो, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, बस एक थ्योरेटिकली बेसिस पे समझो। कैपिटल होगा, प्रीमियम का बात ही नहीं है, डिस्काउंट का बात ही नहीं है, किसको देना है, प्रेफरेंस होल्डर्स को। तो एंट्री क्या बनेगा, ये अकाउंट डेबिट टू ये अकाउंट, बराबर के साइड है तो इसलिए टू। एंट्री क्या होगा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। ये हो गया। अरे वाह सर, इजी है, पहला एंट्री तो बन गया। फुल फॉर्म आपको नोट्स में मिल जाएंगे। अगर अभी तक आपने लेक्चर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, लाइक्स नहीं किया तो लाइक कर लो, ठीक है। और नोट से कॉपी करते रहो। एंट्री समझा, पहला प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, पहला एंट्री। दूसरा एंट्री क्या है, एट प्रीमियम। अब किसको इन्वॉल्व कर लो, चलो सर इसको 10 रुपया और ले लेते हैं, इसको 10 प्लस 10 मिला के कितना हो जाएगा, 20। 10 रुपया कैपिटल, 10 रुपया प्रीमियम के साथ किसको जाने वाला है, प्रेफरेंशियल होल्डर को 20 रुपए के हिसाब से जाने वाला है। अब पहले नहीं था तो पहले प्रेफरेंशियल कैपिटल टू प्रेफरेंस था, अभी ऐसा होगा प्रेफरेंशियल कैपिटल अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंशियल होल्डर। अब ये भी आ गया ना, उसको भी डेबिट करने का। प्रेफरेंशियल कैपिटल अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन redemption of preference share capital account debit to preference shareholder account, बराबर है। ये 10 रुपया इज इक्वल टू 10 रुपया, इसका 10 रुपया, इसका 10 रुपया इज इक्वल टू 20 रुपया। क्लियर। नेक्स्ट, तो पूरे कॉन्सेप्ट में, पूरे चैप्टर्स में आपको ज्यादातर एट पार, एट प्रीमियम इतना ही रहेगा। डिस्काउंट का हाल कभी एक आधा कोई क्वेश्चन आ जाएगा जिसमें आपको क्लियर कर इन्फॉर्मेशन देगा कि कंपनी लॉस मेकिंग है तो डिस्काउंट में रिडीम कर रही है, ठीक है, अदरवाइज नहीं आएगा। 99.9% गारंटी आपको पार और प्रीमियम में ही आएगा, ठीक है। चलो डिस्काउंट का भी देख लेते हैं। एट डिस्काउंट, अब डिस्काउंट की कैटेगरी में तो सर यहाँ पे डिस्काउंट लिखा ही नहीं है। देखो भाई, जब प्रीमियम ऐड होता है तो डिस्काउंट क्या होता है, लेस होता है। क्या होता है, लेस होता है, ठीक है। प्रीमियम ऐड होता है तो डिस्काउंट माइनस करके पैसा दिया जाता है। तो अगर प्रेफरेंशियल कैपिटल 10 रुपए का है तो डिस्काउंट हम लोग ले लेते हैं 2 रुपए का, तो होल्डर को कितना जाने वाला है, 8 रुपए जाने वाला है, बराबर। प्रीमियम के टाइम पे ऐड हुआ था, डिस्काउंट के टाइम पे लेस होगा, बस इतना ही है। प्रीमियम डेबिट में था तो डिस्काउंट क्रेडिट में होगा। एंट्री याद करने से अच्छा एंट्रीज को बनाने की कोशिश करो। ऐड किया तो डेबिट, लेस किया तो क्रेडिट। एंट्री क्या होगा, प्रेफरेंशियल कैपिटल अकाउंट डेबिट, फिर क्या करना है, डिस्काउंट ना क्रेडिट में, टू डिस्काउंट ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट, ठीक है। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल देना था 10 रुपए का, जिसमें डिस्काउंट हो गया 2 रुपए का, जिसको देना पड़ा 8 रुपया, बराबर। अब अगर तीनों एंट्रीज को आप देखोगे तो तीनों में आपको जनरली क्या मिलेगा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। दिस इज द फर्स्ट एंट्री ऑफ रिडम्पशन, ठीक है। अब यहाँ पे सेक्शन 55 लागू करते हैं कि रिडम्पशन सिर्फ वही कैपिटल होगा जो फुल्ली पेड हो, फुल्ली पेड। पॉइंट नंबर 1, फुल्ली पेड अप कैपिटल ऑनली डब, फुल्ली पेड अप कैपिटल ही रिडीम्ड होगा। ये फुल्ली पेड अप क्या होता है सर, एक और कंफ्यूजन बात, अरे फुल्ली पेड ज्यादा कंफ्यूजन मत करो।
फुल्ली पेड का मतलब क्या है, जब कभी कंपनी अपने कैपिटल को पैसा दे, तो अपने प्रेफरेंस को पैसा देने का कोशिश करते हो, सबसे पहले वो देखती है कि भाई मेरे पास जो प्रेफरेंस है उन सबने पैसा दिया क्या, सबका पैसा आया क्या मेरे पास। यही होगा ना, जब सबका पैसा आएगा तभी तो कंपनी रिडीम करेगी ना। या 4 लोग का पैसा बाकी है, फिर कंपनी डिसाइड करनी 4 लोग का पैसा जाने तो हम लोग रिडीम करते हैं, ऐसा नहीं होता है। जब तक हर एक प्रेफरेंस का पैसा नहीं आएगा तब तक कंपनी रिडीम्ड नहीं कर सकती, किसी का भी पैसा रिडीम नहीं कर सकती। इसके लिए सबसे पहला बोला है क्या है कि प्रेफरेंस शेयर मस्ट बी फुल्ली पेड, कंपनी का प्रेफरेंस शेयर फुल्ली पेड होना चाहिए। आपको कभी भी ऐसा दिखे स्टार्टिंग में कि कंपनी का 1000 शेयर्स है 100 रुपए के हिसाब से, लेकिन पेड अप कितना किया है 80 रुपया, 80 रुपीज के हिसाब से पेड किया है, तो इसका मतलब कितने का पैसा अभी तक बाकी है 20 रुपए का। तो भाई 20 रुपए के हिसाब से पहले तुम क्या मंगाओगे, कॉल्स मंगाओगे, तो इसमें कॉल्स इन अरियर्स की एंट्री हो जाएगी, तो वो आपका एक्स्ट्रा एंट्री हम लोग आगे देखेंगे एज पर द क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है। तो जब 100 रुपए के हिसाब से था, 80 रुपए पेड अप बोला तो बेसिकली कितना रुपए का पैसा बाकी है, आना बाकी है 20 रुपए के हिसाब से प्रेफरेंशियल्स का पैसा आना बाकी है। तो पहले कंपनी 20 रुपए के हिसाब से पैसा मंगाएगी, उसको फुल्ली पेड कन्वर्ट करेगी, और कन्वर्ट करने के बाद जब वो 100 रुपीज का हो जाएगा, देन कंपनी सोचे कि अब उसको क्या करना है, रिडीम्ड करना है, दैट इज कॉल्ड रिडम्पशन। तो रिडम्पशन की 3 कैटेगरी हो गए, एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। प्रेफरेंशियल कैपिटल टू प्रेफरेंशियल होल्डर, पार है छोड़ दो, प्रीमियम है तो डेबिट में लिखो, डिस्काउंट है तो क्रेडिट में लिखो, दैट्स इट। ये पहला एंट्री, रिडम्पशन एट पार, प्रीमियम एंड डिस्काउंट, ठीक है। तो फर्स्ट कैटेगरी हो गया हमारा, पहला एंट्री हो गया रिडम्पशन। अब रिडम्पशन के बाद दूसरा आता है सोर्स ऑफ फंड। भाई पैसा आएगा कहां से, देखो मैंने पहले बोला ना, हम लोग लॉजिकली सोचेंगे, लीगली प्रोसीजर बाद में देखेंगे। लीगली प्रोसीजर बोलता है पहले पैसा जमा करो, बाद में रिडम्पशन का पैसा देखने का कितना आएगा। तो आई थॉट पहले लॉजिकली समझो, पहले हमने देख लिया कि भाई कितना पैसा देना है, कंपनी कितने के हिसाब से रिडीम करने का सोच रही है, ठीक है। उसके बाद पता चलेगा अरे भाई कंपनी 100 रुपए के हिसाब से देने वाली, कंपनी 110 रुपए के हिसाब से देने वाली है, या कितने के हिसाब से देने वाली। जब पता चल गया कि इसको कितना देना है, अब डिसाइड होगा कि सोर्स ऑफ फंड कहां से आएगा, अब उस पैसे को कंपनी कहां से जमा करेगी। दैट इज द मेन कॉज और मेन थॉट्स ऑफ सोर्स ऑफ फंड। तो आपको ये डायग्राम दिख रहा है, पहला डायग्राम हो गया रिडम्पशन का। अब आपको ये डायग्राम पे आना है, इतना पार्ट, इतना पार्ट, इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं सोर्स ऑफ फंड। इसके लिए मैंने यहां पे लाइन दिया हुआ है, सोर्स ऑफ फंड्स। अब इस नाम को आप लोग यूज करोगे, सोर्स ऑफ फंड। तो सोर्स ऑफ फंड में कंपनी 2 जगह से पैसा जमा करेगी, 2 जगह, यही है ना, दिख रहा है ना, 2 जगह। तो FI का मतलब क्या होता है, फ्रेश इश्यू, फ्रेश इश्यू, और CRR कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व्स, जिसका मतलब एक होता है फ्रेश इश्यू और एक होता है आउट ऑफ प्रॉफिट। अगर कंपनी ने सोच लिया कि कंपनी के प्रॉफिट्स को यूज करेगी, कंपनी पैसा देने के लिए, कंपनी में जमा किए हुए प्रॉफिट्स को कंपनी यूज करेगी कैपिटल को देने के लिए, प्रेफरेंस को देने के लिए, तो उसका नाम हो जाएगा आउट ऑफ प्रॉफिट, जिसमें हमको क्या क्रिएट करना पड़ेगा, CRR। उस लेवल का पैसा हमको CRR के अमाउंट में क्रिएट करना पड़ेगा। तो CRR क्या है ये आगे डिस्कस करूंगा। क्या सर आगे आगे बोलते रहते हो, आगे बताते नहीं हो। देखो भाई इसका स्टोरी बाद में आने वाला है, पहले यहां तक का बेसिक चीजें समझ लो, ठीक है। तो बात आती है कि रिडम्पशन के बाद सोर्स ऑफ फंड पे। तो सोर्स ऑफ फंड के 2, सोर्स ऑफ फंड में 2 कहां से आएगा, आउट ऑफ कैपिटल, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रेश इश्यू, या फिर आएगा आउट ऑफ प्रॉफिट्स, जिसको हम लोग बोलेंगे CRR, टू क्रिएट द CRR। या तो कंपनी कैपिटल से लेगी, मतलब नया इक्विटी, नया प्रेफरेंस इश्यू करेगी, या तो फिर कंपनी क्या करेगी, प्रॉफिट से यूज करेगी। या तो ऐसा हो सकता है कुछ पैसा कैपिटल से, कुछ पैसा प्रॉफिट से, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, दोनों भी कैटेगरी है। अब फ्रेश इश्यू, तो फ्रेश इश्यू के कंडीशंस है, कौन से नाम से फ्रेश इश्यू कर सकती है कंपनी, इक्विटी के नाम से फ्रेश इश्यू कर सकती है कंपनी, प्रेफरेंस के नाम से फ्रेश इश्यू कर सकती है। हाँ, कंपनी और कैपिटल ले सकती है डिबेंचर के नाम से, लेकिन डिबेंचर के नाम से लिया हुआ पैसा रिडम्पशन में यूज नहीं होता है।
ठीक है। एंट्री आएगा, आपको कंफ्यूज करने के लिए एंट्री दे देगा कि कंपनी डिबेंचर भी ले रही है, तो डिबेंचर ले तो रही है लेकिन डिबेंचर एज अ बोरोड लोन है, वो कैपिटल नहीं है, बोरोड कैपिटल है, वो उधार लिया हुआ कैपिटल है, वो किसी शेयर्स पे गिरवी रख के लिया हुआ नहीं है, ठीक है। तो डिबेंचर का एंट्री तो आएगा लेकिन डिबेंचर का पैसा यूटिलाइज नहीं होगा रिडम्पशन के लिए। क्लियर है? तो मतलब कंपनी दो लोगों का पैसा ही यूज कर सकती है, लेकिन अगर डिबेंचर आ गया तो उसकी एंट्री भी ले लेंगे। बस कृपा करके उस एंट्रीज को, उस अमाउंट को यूज मत कर लेना, ठीक है। क्लियर कट लिखा हुआ है कि किसी भी डिबेंचर से लिया हुआ पैसा आप यूज नहीं कर सकते प्रेफरेंस को रिडीम करने के लिए। क्लियर गाइस? अब इसकी जनरल एंट्रीज देखते हैं। पहला, पैसा कहां से लेना है? फ्रेश इशू, फ्रेश इशू, फ्रेश इशू, नया कैपिटल, नया लेके पुराना पे करेंगे, नया लेके पुराना देंगे। तो नया आएगा किधर से? इक्विटी के नाम से आएगा, प्रेफरेंस के नाम से आएगा, डिबेंचर के नाम से आएगा। तीनों में से किसी एक के नाम से तो आएगा, ठीक है। क्या आएगा? आएगा क्या? फ्रेश इशू। चलो एक ही में कंबाइन करके आपको बताता हूं क्योंकि आपके पास नोट्स में मैंने ऑल डिटेल में लिखा हुआ है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग डायरेक्टली लिखते हैं फ्रेश इशू। देखो फ्रेश इशू करने जा रहे हो तो फ्रेश इशू भी तीन कैटेगरी में होगा, एट पार, प्रीमियम, डिस्काउंट। फ्रेश इशू भी तीन कैटेगरी में होगा। कंपनी एट पार में लेगी तो क्या होगा? ठीक है, अगर कंपनी एट पार में लेने का सोच रही है तो कंपनी के पास आएगा क्या? कंपनी के पास आएगा बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आएगा। किसके पास से आएगा? इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी से लिया? हाँ नहीं। किससे लिया? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल? हाँ नहीं। किससे लिया? डिबेंचर। ठीक है, जिससे भी लिया उसका नाम लिख दो। इक्विटी से लिया तो इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस से लिया तो प्रेफरेंशियल कैपिटल, डिबेंचर से लिया तो डिबेंचर। लेकिन 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 एंट्री आएगा डिबेंचर का, बट फंड यूज नहीं होगा। क्लियर है? एंट्री तो आएगा, फंड यूज नहीं होगा। इक्विटी और प्रेफरेंस का एंट्री भी आएगा, फंड भी यूज होगा रिडीम करने के लिए। तो ये फर्स्ट एंट्री था एट पार। दूसरा एट प्रीमियम। एट प्रीमियम की एंट्री क्या होगी? सेम, कंपनी में क्या आने वाला है? कंपनी में पैसा आने वाला है, बैंक अकाउंट डेबिट। किसके पास से आया? बोलो ना सर। इक्विटी शेयर कैपिटल नहीं, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं। किसके पास से आया? डिबेंचर के पास से आया। ठीक है, डिबेंचर के पास से आया। इक्विटी के पास से आया तो इक्विटी का नाम प्रेफरेंस के पास से आएगा, प्रेफरेंस का नाम डिबेंचर के पास से आएगा, डिबेंचर। सर दोनों भी तो इंटरेस्ट सेम लग रही है, आपने यहाँ पे प्रीमियम लिखा हुआ है। तो भैया अभी हमने ऐड नहीं किया है ना, प्रीमियम मतलब एक्स्ट्रा पैसा आया, दिया नहीं। देते समय एक्स्ट्रा पैसा गया, लेते समय एक्स्ट्रा पैसा आया। तो एक्स्ट्रा पैसा आया तो उसको हम ट्रांसफर करेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम में, तो आपको इजी लगेगा। इसके लिए मैंने दोनों सेम रखा है। ठीक है, बस याद रखो प्रीमियम में लिया तो सिक्योरिटी प्रीमियम ऐड हो जाएगा। उसके बाद एट डिस्काउंट। बहुत ही रेयर केस ऐसा होता है कि कंपनी कभी डिस्काउंट में इक्विटी से पैसा ले, कभी प्रेफरेंस से इक्विटी मतलब डिस्काउंट में पैसा ले, तो बहुत ही रेयर केस में। अदरवाइज ज्यादातर डिबेंचर ही डिस्काउंट में पैसा आता है, बाकी और किसी का नहीं आता है। तो हम लोग डिस्काउंट में सिर्फ किसका नाम लिखेंगे? डिबेंचर का नाम लिखेंगे। मतलब आएगा क्या? आएगा तो पैसा ही आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट। डिस्काउंट है ना, जब प्रीमियम में लिया था तो क्या हो गया था? क्रेडिट। डिस्काउंट में तो डिस्काउंट डेबिट। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। ये एंट्रीज मैंने लिखा हुआ है नोट्स में, तो आप वहां से रेफर कर लो। ठीक है, प्रीमियम के साथ आया, एक्स्ट्रा पैसा आया तो फिर पैसा क्रेडिट मतलब प्रॉफिट हुआ, पैसा कम आ रहा मतलब लॉस होगा। डिस्काउंट ऑन डिबेंचर मतलब डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। ये हो गया फ्रेश इशू का तीन एंट्रीज, एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। बस बात ये याद रखनी है कि किसका पैसा यूज होगा रिडम्पशन में, किसका नहीं। डिबेंचर का नहीं, डिबेंचर का नहीं, डिबेंचर का नहीं। डिबेंचर का सिर्फ एंट्री आएगा और लायबिलिटीज में रिकॉर्ड शो करेंगे, बाकी उसका पैसा यूज नहीं करेंगे, 1 रुपया भी हाथ नहीं लगाने का। ठीक है, तो फ्रेश इशू होगा एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट में। तो अगर कंपनी ये सोच रही कि भाई पैसा देने के लिए पैसा फ्रेश इशू करेंगे, तो फ्रेश इशू कहां से करेंगे? इक्विटी, प्रेफरेंस या फिर डिबेंचर। डिबेंचर का पैसा आएगा, यूटिलाइज नहीं करेंगे। ये हो गया फ्रेश इशू। मैं बोलती कंपनी नहीं, हमको फ्रेश इशू नहीं करने का, वी डोंट लाइक, वी आर नॉट इंटरेस्टेड टू इशू द फ्रेश। हम
कंपनी के प्रॉफिट यूज करेंगे, भरपूर प्रॉफिट है, अब्बा ने छोड़ के गए प्रॉफिट कंपनी में, यूज करो कंपनी के प्रॉफिट्स को और दे दो पैसा, चिपका दो उनको। अगर कंपनी ऐसा स्टेटमेंट दे रही है तो भैया उसको बोलेंगे फिर क्रिएशन ऑफ CRR, मतलब कंपनी इंटरेस्टेड है CRR क्रिएट करने के लिए, क्योंकि कंपनी प्रेफरेंस का पैसा नए लेके पुराना देने में इंटरेस्टेड नहीं है। कंपनी प्रेफरेंस का पैसा देने के लिए वो पैसा कहां से यूज कर रही है, अब्बा के प्रॉफिट से, कंपनी के प्रॉफिट से। तो कंपनी के प्रॉफिट से क्रिएट करेंगे क्या, CRR। तो यहां पे एंट्री का नाम होगा CRR क्रिएशन, आउट ऑफ प्रॉफिट CRR। ठीक है, तो यहां हो जाएगा, अगर कंपनी ने CRR क्रिएट करने का सोचा है तो कहां से पैसा आएगा, डिविजिबल प्रॉफिट या तो फिर नॉन डिविजिबल प्रॉफिट। इसको हम लोग नाम देते हैं फ्री रिजर्व और नॉन फ्री रिजर्व। आपको नोट्स के एंड में आपको देखने को मिलेगा, दो टेबल बनाया रहेगा, डिविजिबल और नॉन डिविजिबल रिजर्व, उसको नाम याद रखो। बेसिकली 3-4 नाम याद रखो, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस, जनरल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, कैपिटल रिजर्व्स। बेसिकली जब भी रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस का बात होता है तब सिक्योरिटी प्रीमियम से ही लिया गया पैसा सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज करते हैं, ठीक है। नहीं है तो आप प्रेफरेंस यूज कर सकते हो, मतलब सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस का पैसा यूज कर सकते हो, जनरल रिजर्व का पैसा यूज कर सकते हो और कैपिटल रिजर्व का पैसा यूज कर सकते हो, सिक्योरिटी प्रीमियम। जिस रिजर्व से आप पैसा निकाल रहे हो उस रिजर्व को कर लो डेबिट और कर लो क्रेडिट, किसको, टू CRR, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। ये हो गया आपका एंट्री टू क्रिएट CRR। जब भी, तो यहां पे क्वेश्चन आता है CRR, व्हेन द CRR क्रिएटेड, व्हेन द CRR क्रिएटेड, whenever the company redeemed its preference shares out of profit, then only CRR created। जब कभी कंपनी अपने प्रेफरेंस का पैसा देने को सोचती है वो भी प्रॉफिट में से, तभी CRR क्रिएट होता है, अदरवाइज CRR क्रिएट होता नहीं है, ठीक है। तो सर ऐसा हो सकता है क्या, ऐसा हो सकता है क्या कि कंपनी के पास 10 लाख का कैपिटल है, कंपनी सोच रही कि मैं 5 लाख का नया लेके बचा कुचा पैसा यूज करेगी प्रॉफिट से, हाँ हो सकता है। आप लोग देखो, whenever it's possible, अगर कंपनी बोल रही कि आधा उधर से लेंगे, आप जितना पोर्शन वहां से लेंगे बाकी का यहां से लेंगे, तो भी कर सकती है। या तो कंपनी बोले कि भाई 10 लाख देना था तो 4 लाख का प्रॉफिट लेंगे, बचा कुछ इक्विवेलेंट शेयर्स इशू करेंगे, ठीक है भाई। 4 लाख का इधर है तो फ्रेश इशू कितना होगा, 6 लाख का इशू होगा। ये आपको बनाने आना चाहिए, यहां पे देखना है, फिर यहां पे डिसाइड करना है कंपनी क्या बोल रही है, बिकॉज ये डायग्राम ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अंडरस्टूड। प्रेफरेंशियल कैपिटल को देख के आपको ये डिसाइड होना चाहिए कि कंपनी फ्रेश इशू बोल रही है कि कंपनी CRR बोल रही है, मतलब आउट ऑफ प्रॉफिट लेने को बोल रही है या फिर फ्रेश इशू करने के लिए बोल रही है। ये हो गया सोर्स ऑफ फंड। तो व्हाट इज द सोर्स ऑफ फंड, दिस इज द सेकंड सेक्शन 55 ऑफ कंपनीज एक्ट, ठीक है। पहला था रिडम्पशन एट पार प्रीमियम डिस्काउंट, ओनली फुल्ली पेड अप शेयर्स कैन बी रिडीम्ड। दूसरा था सोर्स ऑफ फंड आएगा कहां से, तो सोर्स ऑफ फंड आएगा आउट ऑफ कैपिटल, आउट ऑफ प्रॉफिट, मतलब फ्रेश इशू करके या फिर CRR करके। तो अब तक हम लोग कहां पहुंच गए थे, हम लोग देखा था रिडम्पशन की एंट्री, फिर देखा सोर्स ऑफ फंड्स, ये भी कवर हो गया। अब बात आती है प्रीमियम को राइट ऑफ करने की। जब भी कभी देखो यहाँ पे प्रीमियम में पैसा दिख रहा है, आपको कुछ पैसा दिख रहा है, तो उस तुरंत को बोलेंगे तू है तो मैं है, अदरवाइज तू नहीं तो मैं भी नहीं। यहाँ पे 0 तो ये एंट्री नहीं आएगी, यहाँ पे अगर कुछ अमाउंट है तो ये एंट्री भी आएगी। दैट मीन्स प्रीमियम को राइट ऑफ करने का वेन एवर द कैपिटल डीम, तो कैपिटल लॉस होता है, उस कैपिटल लॉस को एडजस्ट करना पड़ता है, ठीक है। वापस से एडजस्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, रिजर्व्स को यूज करके उसको एडजस्ट करना पड़ता है, सेटल करना पड़ता है, तो उसको बोलते हैं राइट ऑफ। तो ये एंट्री होती है राइट ऑफ की एंट्री, राइट ऑफ की एंट्री। तो भाई प्रीमियम के बराबर का पैसा अपने को राइट ऑफ करने का, पैसा आएगा कहां से, वापस से नया इशू पुराना इशू कुछ नहीं, कुछ नहीं, सीधा क्या डिविजिबल प्रॉफिट या नॉन डिविजिबल प्रॉफिट। कौन सा नाम बताया था, सिक्योरिटी प्रीमियम पैसा है नहीं, प्रॉफिट लॉस में पैसा है नहीं, GR में पैसा है नहीं, कैपिटल रिजर्व में पैसा है नहीं, हाँ जो भी है, जैसे नहीं है एक्स्ट्रा रिजर्व ETC, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंशियल कैपिटल, ये हमने स्टार्टिंग में डेबिट किया था, बराबर है। अगर यहाँ पे पैसा आया तो कंपलसरी राइट ऑफ होगा, और ये राइट ऑफ की एंट्री, सिक्योरिटी प्रीमियम यूज किया क्या है, PNL यूज किया क्या, GR यूज किया क्या, CR यूज किया क्या, जो भी यूज करेंगे उसका नाम अकाउंट डेबिट,
टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। ये होगी एंट्री, यहां का एक एंट्री हो गया। अब आती है यहां पे कंपल्सरी एंट्री, ये टेम्पररी है, ये है तो ये है, अदरवाइज नहीं, ठीक है, लेकिन ये कंपल्सरी एंट्री है, इसको बोलते हैं पेमेंट की एंट्री। थर्ड एंट्री हो गया राइट ऑफ की, प्रीमियम को राइट ऑफ करने का इफ हुआ तो, और फोर्थ होगा पेमेंट। पेमेंट की एंट्री सिंपल है भाई, किसको डेबिट है, इज इक्वल टू डेबिट है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, तो पेमेंट की एंट्री आपकी आएगी प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। सर इतना सिंपल है? हाँ इतना ही सिंपल है, इतना ही सिंपल है और कुछ नहीं है। मतलब एक डायग्राम पे आपका पूरा चैप्टर कवर हो जाता है, पूरा चैप्टर कवर हो जाता है अगर आपने डायग्राम अच्छे से देखा तो। मतलब पूरे रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स में आपको कितनी इंटरेस्ट मिलेगी, रिडम्पशन की एंट्री कौन सा, पार, प्रीमियम, डिस्काउंट, कौन सा, एक ही होगा, तीनों में से कोई एक ही होगा, दो तो होगा नहीं, अलग अलग कैसे रहेगा तो हो सकता है, ठीक है। दूसरा सोर्स ऑफ फंड कहां से आया, फ्रेश इशू आया कि सीआरआर करना है, मतलब नया लेना है कि गले में से निकालना है, चोरी करना है, ठीक है, चोरी मतलब नहीं होता है, गले में से निकालना होता है। नया कैपिटल लेना है कि गले में से निकालना है, मतलब प्रॉफिट से निकालना है। प्रीमियम हुआ, राइट ऑफ करना है, और लास्ट में पेमेंट करना है। ये कौन सी कैटेगरी, ओनली फुल्ली पेड अप। जब तक फुल्ली पेड अप नहीं रहेगा तब तक ये कैटेगरी नहीं बनेगा, तो सबसे पहला फुल्ली पेड अप करना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया पेमेंट की एंट्री। अब मैंने बोला सबसे पहला फुल्ली पेड अप करना पड़ेगा। फुल्ली पेड अप मतलब सबको क्या मंगाना पड़ेगा, कॉल्स की एंट्री करनी पड़ेगी, ठीक है। तो कॉल्स की एंट्री के लिए क्या करेंगे हम लोग, एडिशनल एंट्रीज वी हैव टू पास। कॉल्स की एंट्री फुल्ली पेड अप के लिए, तो एज पर द कॉल्स की एंट्री के लिए आप सबसे पहले क्या करोगे, पैसा मंगाओगे। लाओ भाई, किसका किसका पैसा बाकी था, पैसा लेकर आओ फटाफट, चलो जमा करो, हमारी कंपनी को रिडीम करने का है। तुम लोग अभी तक गधे लोग पैसा नहीं दिए, प्रेफरेंशियल्स इतना इतना अमीर अमीर होके तुम लोग कंपनी में पैसा नहीं देते हो, चलो पैसा जमा करो फटाफट, वी हैव टू फुल्ली पेड अप, मेक द फुल्ली पेड अप, ठीक है। चलो कॉल्स की एंट्री, पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर्स फाइनल कॉल। जितनी भी पैसा बाकी है मंगाओ, फटाफट मंगाओ, चलो कवर कर लो। प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल, पैसा मंगाया, चलो पैसा मंगाने के बाद कन्वर्ट करो किसमें, प्रेफरेंस शेयर, तो प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कन्वर्ट। पहला तो पैसा मंगाया, लाओ भाई पैसा जमा करो फटाफट, सबका पैसा आ गया। सबका पैसा आने के बाद प्रेफरेंस शेयर जो फाइनल कॉल था उसको किसमें कन्वर्ट कर दिया, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, हो गया फुल्ली पेड अप, हो गया। सर इतना ही दो एंट्री पास करके क्या हो जाता है, कंपनी का फुल्ली पेड हो जाता है। इफ एनी, अगर दिया रहेगा तो, ठीक है। तो यहां से स्टार्ट होती है फुल्ली पेड अप की जर्नी। जैसा जर्नी स्टार्ट हो गया, फुल्ली पेड अप हो गया, रिडम्पशन पे आ जाओ, कौन सा कैटेगरी चेक करो, सोर्स ऑफ फंड में कौन सा कैटेगरी चेक करो, प्रीमियम को राइट ऑफ करना अगर अमाउंट है तो, नहीं तो फिर पेमेंट करना है। पांच छठवा क्या सर आप बढ़ाते जा रहे हो, एक पे एक बढ़ाते जा रहे हो, एक पे एक, मैं क्या करूं, नहीं बताऊंगा तो बोलोगे नहीं बताते, ठीक है। तो अभी कौन सा रह गया है सर, अरे कुछ नहीं, छोटा सा एक रह गया है, वो भी देख लो। कंपनी अपने किसी असेट को बेचने, अरे सर पता है, छोड़ो, पता है तो ठीक है, चलो एडिशनल एंट्री देख लेते हैं। असेट सोल्ड, कंपनी किसी भी असेट को बेच रही है अपने, दो ही कैटेगरी में बेचेगी, या तो प्रॉफिट या तो लॉस, ना ना ना, तीन कैटेगरी, नो प्रॉफिट नो लॉस, ठीक है ना, नो प्रॉफिट नो लॉस में सब पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है लेकिन जाने दो, दो कैटेगरी। असेट सोल्ड, असेट सोल्ड की दो कैटेगरी, एट प्रॉफिट एट लॉस, मतलब अगर प्रॉफिट में बेचा तो उसका एंट्री क्या होगा, लॉस में बेचा तो उसका एंट्री क्या होगा। भाई बेच रहे हैं ना, सोल्ड कर रहे हैं, पैसा आ रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आ रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट, क्या जा रहा है, असेट जा रहा है टू असेट्स अकाउंट, क्या जा रहा है, टू असेट अकाउंट। सर आपने यहाँ पे ऊपर लिखा है, यहाँ पे नीचे लिखा है, ऐसा क्यों, अरे भाई मेरा लॉजिक है, तुम भी सोचो, एक में प्रॉफिट हो रहा है एक में लॉस हो रहा है, यस,
एक में प्रॉफिट हो रहा है, एक में लॉस। प्रॉफिट ऑलवेज क्रेडिट, लॉस ऑलवेज डेबिट, तो इतना याद रखने का। प्रॉफिट हुआ, किस नाम से प्रॉफिट होगा? टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लॉस हुआ, किस नाम से लॉस होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। बस प्रॉफिट हुआ तो टू प्रॉफिट एंड लॉस, लॉस हुआ तो टू हटा दो, डेबिट में डाल दो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट में डाल दो। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा लास्ट एंट्री कवर ऑफ दिस चैप्टर। पूरे 6 जनरल एंट्रीज के कॉन्सेप्ट में 7वां 8वां इफ एनी बोनस डिक्लेयर किया है वगैरह वगैरह, तो आगे देखेंगे। ठीक है, तो आज के सेशन में, मतलब आज के लेक्चर्स 1 में हमने क्या कवर किया? मीनिंग कवर किया, सेक्शन 55 कवर किया। ये सब सेक्शन 55 है। ठीक है, फुल्ली पेड होना चाहिए, रिडम्पशन होना चाहिए, सोर्स ऑफ फंड होना चाहिए, प्रीमियम राइट ऑफ होना चाहिए, पेमेंट होना चाहिए। इफ एनी अदर कैटेगरी, नोट्स को रिफर कर लो आप लोग। मीनिंग देखा, सेक्शन 55 के कवर्स देखे। सीआरआर, सीआरआर कैसे बनता है? सीआरआर तब क्रिएट होता है जब कंपनी का प्रॉफिट से ही कंपनी क्या करती है? कैपिटल को रिडीम करती है, तभी सीआरआर होता है। सीआरआर क्यों क्रिएट करते हैं? सीआरआर इसके लिए क्रिएट करते हैं कि जो क्रेडिटर्स है कंपनी के क्रेडिटर्स लगता है अरे भाई कंपनी पैसा दे रही है, प्रेफरेंस को पैसा दे रही है, तो हमारा पैसा क्या होगा? डूब जाएगा क्या? हमारे पास पैसा कैसे आएगा? कंपनी इतना भर भर के पैसा दे रही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। जब कंपनी आउट ऑफ कैपिटल से देती है, सॉरी आउट ऑफ प्रॉफिट में देती है, तो कंपनी को सीआरआर क्रिएट करना पड़ता है। मतलब बताना पड़ता है कि भाई देखो तुम्हारा पैसा कहीं गया नहीं, हमने उसको रिजर्व रखा है। ठीक है, तो कंपनी एज फाइनेंशियल स्टेबिलिटीज के लिए उसको रिजर्व में रखती है, उसको सीआरआर में डाल देती है पैसा। अब सीआरआर का पैसा यूज किसके लिए करती है? डिविडेंड बांटने के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ बोनस डिक्लेयर करने के लिए। मतलब एक जगह से उठाया, दूसरे अकाउंट में डाला, और उस जगह से उठाने के लिए सिर्फ और सिर्फ किसका नाम यूज करेगी? बोनस डिक्लेयर करने के लिए। मतलब जब भी कभी बोनस शेयर बांटेगी, whenever the company declare as a bonus, तो उस बोनस का जो सेटअप होगा, सेटलमेंट होगा, वो कहां से होगा? सीआरआर से ही होगा। अंडरस्टूड? देन ओनली द कंपनी यूज टू डिक्लेयर द बोनस शेयर फ्रॉम द सीआरआर ओनली। क्लियर है? समझा? अब एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं डायग्राम के बेस पे और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं आप लोग को आता है कि नहीं आता है। फिर इसके बाद हम लोग सीखेंगे लेक्चर 2 में थोड़ा एडवांस लेवल का क्वेश्चन, उसमें कम से कम 5-6 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फिर 3 में थोड़ा ब्रॉड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, 4th में और या फिर 3 में एडजस्ट करेंगे बड़ा सा लेवल का क्वेश्चन लेने का। ठीक है, तो जितना नोट्स डिटेल में मैं डिस्कस कर रहा हूं, अगर आपने उसका नोट्स को प्रिपेयर कर लिया और नोट्स को रिफर कर लिया, तो आपको रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स बहुत ही अच्छे तरीके से आ जाएगा, आप भूलोगे नहीं कभी। ठीक है, तो एक बेसिक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, जस्ट अपने माइंड्स को शार्प करने के लिए। सर हमारा माइंड पहले से शार्प है, हमको और मत शार्प करवाइए। अरे ठीक है भैया, तुम लोग का है ना, बाकी लोग का देखना पड़ेगा। ठीक है, इलिस्ट्रेशन भी आप रिफर कर सकते हो एज पर द नोट्स। मैं आपको डायरेक्टली लेके चलता हूँ प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 पे। ठीक है, आपके स्क्रीन पे दिखता रहेगा आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1। क्लियर? ध्यान से पढ़ो, तो आपको सबसे ज्यादा यूज सबको फेस वैल्यू के बेस पे करना है। चैप्टर कौन सा कर रहे हैं? प्रेफरेंशियल का रिडम्पशन, बराबर है। प्रेफरेंशियल का रिडम्पशन में जब भी नाम सुनो या प्रेफरेंशियल बायबैक, प्रेफरेंशियल बायबैक, आपको एक डायग्राम याद रखना है। कौन सा डायग्राम? प्रेफरेंशियल कैपिटल प्लस प्रीमियम इज इक्वल टू प्रेफरेंशियल होल्डर। ठीक है, कैपिटल लिखा, एक लाइन छोड़ के नीचे 2 लाइन मार दो, नाम लिख लो FI और CRR। प्रीमियम के नीचे लाइन मार के WOFF लिख लो, और इसके नीचे लाइन लिख के टू बैंक लिख लो। इस तरह से लिख के रखो, बाद में जैसा जैसा इंफॉर्मेशन वैसा वैसा यूटिलाइज करो। ये हो गया हमारा डायग्राम। व्हेनेवर दे स्टार्ट द क्वेश्चन फर्स्ट प्रिपेयर द डायग्राम। इसके कोई मार्क्स नहीं, मैं बताता रहा हूँ, तो बोलोगे सर हमारे सर ने सिखाया हमको मार्क्स चाहिए, ऐसा कुछ नहीं, तो मार्क्स नहीं है। क्या दिया है? हिंदुस्तान लिमिटेड हैज 4000 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स 100 ईच फुल्ली पेड। पहले नाम दे दिया फुल्ली पेड, पार्टली पेड नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, फुल्ली पेड होना ही चाहिए। ठीक है, 4000 शेयर्स है 100 रुपए के हिसाब से। द कंपनी डिसाइडेड टू रिडीम्ड शेयर्स एट पार। ठीक है, और इसके लिए बाय इशूइंग इक्विटी शेयर 10 ईच एट पार। और इस कैटेगरी के लिए, मतलब इसका पैसा देने के लिए कंपनी इक्विटी शेयर ले रही है 10 रुपए के हिसाब से, पार में ले रही है। पास या नहीं? बस इतना, खत्म हो गया क्वेश्चन। हाँ सर खत्म हो गया। ठीक है, कितना शेयर्स रिडीम करना है? कंपनी बोल रही, कंपनी के पास 4000 का शेयर्स है,
4,000 का शेयर्स है, 100 रुपए के हिसाब से देखा जाए तो 4 लाख का कैपिटल बनता है। हाँ बोलो, हाँ 4 लाख का कैपिटल बन गया। कंपनी बोल रही है कि भाई हम पैसा तो देंगे लेकिन प्रीमियम में नहीं देंगे। हम बोल रहे हैं, कंपनी बोल रही है एट पार, तो प्रीमियम क्या होगा? 0। अगर प्रीमियम 0 है तो ये भी क्या होगा? 0। तू है तो मैं हूं, तू नहीं तो मैं भी नहीं। ठीक है, तो 4 लाख प्लस 0 इज इक्वल टू कितना होता है? 4 लाख ही होता है। बराबर। अब ये सोचो, 4 लाख आएगा कहां से? जैसे इसके नीचे तुमने अमाउंट देखा तो तुमको ये डिसाइड करना चाहिए कि 4 लाख आएगा कहां से। दैट मीन द सेकंड थॉट, द सोर्स ऑफ फंड। सोर्स ऑफ फंड फ्रॉम द फ्रेश इश्यू और सीआरआर। कौन सा कैटेगरी दिया है? फ्रेश इश्यू में 3 नाम, इक्विटी, प्रेफरेंस, डिबेंचर। डिबेंचर का नाम सिर्फ एंट्री आएगा, कैपिटल नहीं आएगा। ठीक है, तो इक्विटी की प्रेफरेंस, इक्विटी की प्रेफरेंस, इक्विटी बोला है। फ्रेश इश्यू में बोला है इक्विटी शेयर ले रहा है, तो इक्विटी शेयर कैसे ले रहा है? पार प्रीमियम डिस्काउंट, पार प्रीमियम डिस्काउंट, पार में ले रहा है। एट पार कितने रुपए के हिसाब से? एट द रेट 10 रुपए के हिसाब से। ठीक है, 10 रुपए के हिसाब से ले रहा है। क्या कंपनी ने बोला कि प्रॉफिट से यूज कर रहा है? क्या कंपनी ने बोला कि प्रॉफिट से यूज कर रहा है? क्या कंपनी ने बोला कि कंपनी प्रॉफिट यूज कर रही है? नहीं बोला है, तो सीधा कट करो, 0 लिखो। सीआरआर क्यों घुसेड़ना? ठीक है, अब ये भी नहीं है तो चलो कितना लेगी कैपिटल? कैपिटल तो 4 लाख आएगा, लेकिन कितना शेयर यूज करेगी? तो यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन दिखाएंगे हम लोग। नंबर ऑफ शेयर कितने यूज करेगी? कितना कैपिटल चाहिए? 4 लाख का कैपिटल चाहिए कंपनी को। 10 रुपए के हिसाब से मतलब 40,000 शेयर कंपनी ले रही है, तो 40,000 10 रुपए के हिसाब से कितना बनता है? 4 लाख। नो एक्स्ट्रा पैसा, कंपनी किसी को एक्स्ट्रा पैसा नहीं बोल रही है। सीधा इतना थोड़ा सा कैलकुलेशन आता है कि कितना शेयर्स इश्यू करेगी कंपनी। 40,000 शेयर इश्यू करेगी 4 लाख के बराबर का। 40,000 शेयर 10 रुपए के हिसाब से 40 इंटू 10, 4 लाख बराबर हो गया। ठीक है, 4 लाख का पैसा आ रहा है। 10 रुपए का 12 रुपए में, 10 रुपए के 11 रुपए में, ऐसा कुछ नहीं बोला। दैट मीन्स एट पार। क्लियर हो गया? खत्म। ये रहा तुम्हारा पहला एंट्री, फर्स्ट एंट्री। ये दिख रहा है, ये सेकेंड एंट्री। ये नहीं है, नो एंट्री। ये नहीं, ये भी नहीं, नो एंट्री। ये है, हाँ है, तू है तो कंपलसरी मैं हूं, तो एंट्री। कितना एंट्री? 3 एंट्री। पहला रिडम्पशन, फर्स्ट रिडम्पशन। रिडम्पशन किस में हो रहा है? एट पार। सर कैसे पता चला एट पार? देखो ना, यहाँ पे प्रीमियम 0 है तो एट पार हुआ ना। एट पार तो क्या एंट्री होगी? फटाफट बताओ, फटाफट बताओ। ये 0 है तो फिर ये अकाउंट डेबिट टू, ये अकाउंट प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। कितने का? 4 लाख डेबिट, 4 लाख क्रेडिट। क्लियर? दूसरा एंट्री, चलो फटाफट बताओ दूसरा एंट्री क्या होगा? ये एंट्री हो गया। दूसरा एंट्री क्या होगा? सर फ्रेश इशू की एंट्री है। बीइंग क्या लिखना है? बीइंग रिडम्पशन एट पार। दूसरा है फ्रेश इशू। फ्रेश इशू भी किसमें है? फ्रेश इशू भी एट पार में है, लेकिन क्या ले रहा है? पार पार पार्ट हो जाता है। ठीक है, क्या ले रहा है? इक्विटी शेयर ले रहा है। सर इक्विटी शेयर में फ्रेश इशू, फ्रेश इशू मतलब क्या हुआ? पैसा आया। पैसा है मतलब क्या? बैंक अकाउंट डेबिट। पार ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू किसके नाम पे आया? इक्विटी प्रेफरेंस डिबेंचर, इक्विटी प्रेफरेंस डिबेंचर, इक्विटी। सर इक्विटी के पास आया तो इक्विटी शेयर कैपिटल। कितना आया? सर 4 लाख। 4 लाख डेबिट, 4 लाख क्रेडिट। बीइंग फ्रेश इशू एट पार। 40,000 शेयर्स इशू एट ₹100, सॉरी 10 रुपीज। हो गया, ये एंट्री खत्म। ये भी हो गया, ये भी हो गया। कौन सा बाकी? ये तो नहीं, ये भी नहीं। कौन सा है? पेमेंट। सर एंट्री पेमेंट, पेमेंट की एंट्री। ये अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना? 4 लाख। कितना? 4 लाख। बस खत्म है आपका पूरा रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। पूरा रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर 5 से 6 एंट्रीज में खत्म होता है। पहला कॉल्स इफ एनी, ठीक है, फुली पेड हो गया। रिडम्पशन, पार प्रीमियम डिस्काउंट, उसमें से पार प्रीमियम का ज्यादातर आता है।
देन सोर्स ऑफ फंड, देन प्रीमियम राइट ऑफ, देन पेमेंट, इतना ही है। असेट सोल्ड एक्स्ट्रा एंट्री है, कॉल्स की एक्स्ट्रा एंट्री है, बोनस की एक्स्ट्रा एंट्री है, ठीक है। 4 से 5 एंट्रीज में आपका पूरा का पूरा चैप्टर्स कवर होता है। बस रेफर करो ऐसे डायग्राम्स को। क्लियर है? आई होप आपको लेक्चर्स पूरा समझा होगा, अंडरस्टैंड किए होगे। आज का लेक्चर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि आज के लेक्चर के बेस पे आप सेकेंड लेक्चर और थर्ड लेक्चर सीख सकते हो। तो इसी तरह से बने रहिए। अगर आपको चैनल पसंद आया, लेक्चर पसंद आया, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें, फॉलो करें, ठीक है। शेयर करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।